Hello, welcome back to Sixth Science Academy, and today we are going to start a new topic of magnetic field, magnetic effect of current, that is electromagnetic induction. Right? What is magnetic electromagnetic induction? Okay, in the previous sections of the videos we have started that how the electric circuits or the electric effects can be used to get the magnetic effects, isn't it? Today we are going to do the reverse. Oersted did the experiment and he showed that whenever the current is flowing through the circuit, then it produces an effect, and that effect is known as what? Magnetic effect of current, isn't it? If electric field can produce the magnetic field, can it be done reverse? क्या magnetic field electric field को बना सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? I mean to say that can magnetic field can be used to get electrical energy. क्या ऐसा हो सकता है? Means we have seen that coil के through we get the magnetic field. क्या magnet के through coil में करंट आ सकता है? Just reverse process. Let's check out. Let's take a coil. ओके, और उसके सामने एक मैग्नेट को लग के रख देते हैं टॉप पर, क्लियर? देन और यहाँ पे एक बल्ब लगा के रख देते हैं, ठीक है? आप इस बल्ब की जगह गैल्वेनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं. गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के या करंट के रिफ्लेक्शन को शो करने के हेल्प करता है, ठीक है? लेकिन गैल्वेनोमीटर काफी बोरिंग हो जाता है, उसमें कुछ आपको लाइट वाइट नहीं दिखे तो मजा नहीं आता, ऐसे. तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव यूज्ड व्हाट बल्ब, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ऐसे लाकर रखा तो आई हैव सीन दैट नो दिस इज हैपनिंग नथिंग, वहां पे कुछ नहीं होगा. ओके, चलो इसे हटा देते हैं. मैंने इसे जैसे हटाया, ओ आई हैव सीन सम करंट हो गया. मैंने इसे जैसे इसे हटाया, आई हैव सीन सम करंट हो गया और एक बल्ब ग्लो कर. हम उसको फिर लेकर आए, फिर बल्ब जला और फिर लाके रख दिए, बल्ब नहीं जला. मीन्स व्हाट इज हैपनिंग? जब तक ये यहाँ पे था करंट नहीं चला, ठीक है? जब मैं इसे हटाया तो इस पे करंट आया. जब मैं इसे लेकर आ रहा था तब भी ये बल्ब जला. जब इसे लाकर यहाँ रख दिया तो बल्ब नहीं चला, ठीक है? एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करते हैं. सर्किट हो गया और इस सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं एक स्विच के साथ. अभी ये स्विच कनेक्टेड नहीं है, देयर इज नो करंट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, ठीक है? मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है और ये एक सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे है इस तरीके से, जो कि वायर से रैप्ड है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा के रखा, ठीक है? तो क्या अगर इसकी वजह से इस पर करंट आ सकता है? तो क्या इसकी वजह से इस पर करंट आ सकता है क्या? ठीक है? तो लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट अगर ये स्विच क्लोज हो जाता है तो क्या इस पे करंट आएगा? लेट्स सी कि जैसे ये इसके टिप को टच करता है तो इस पे बल्ब जलना शुरू कर जाता है. लेकिन जैसे ये स्विच क्लोज हो जाता है, मतलब टिप को टच कर जाता है, उसके बाद वो बल्ब ग्लो नहीं करता है. आई गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब ये फॉर अ नैनो सेकंड के लिए, मतलब जैसे टच हुआ उसी समय ये बल्ब ग्लो किया. अब टच रह गया तो ग्लो नहीं कर रहा है. बोला रे भाई व्हाट इज हैपनिंग? अब मैं इसे फिर से हटा लिया, अब जैसे हटाया फिर ग्लो किया बल्ब, और फिर जब हटा दिया तो फिर ग्लो नहीं कर रहा. मेरे दिमाग में आया कुछ, हम अपने बेसिक्स में जाने की कोशिश करते हैं कि मैंने जैसे ही इससे टच करवाया, मतलब इसका सर्किट को क्लोज किया, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हुए? पहले इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा था? 0 एम्पीयर, नो करंट वाज फ्लोइंग. बट व्हेन स्विच वाज क्लोज, मान लेते हैं कि इसमें से करंट कितना फ्लो करने वाला है? 1 एम्पीयर, ठीक है? तो क्या 1 एम्पीयर अचानक 0 से 1 एम्पीयर होता है? नहीं, शायद 0.1 एम्पीयर हुआ होगा, मिली एम्पीयर हुआ होगा, 0.2 मिली एम्पीयर, 0.3 मिली एम्पीयर, इस तरीके करके इंक्रीज क्या होगा? Isn't it? वो धीरे धीरे इंक्रीज किया होगा. मीन्स
उस दौरान इसमें क्या हो रहा होगा, इसका करंट क्या कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा 0.1 मिली एम्पेयर से 0.2 मिली एम्पेयर फिर 0.3 मिली एम्पेयर, तो द करंट इज गेटिंग व्हाट, चेंज। अंडरस्टूड। अब जब इसे आपने ओपन किया सर्किट को तब क्या होगा, जब क्लोज हो गया तब इसमें कितना करंट कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा था, 1 एम्पीयर। जब स्विच क्लोज हो गया तब कितना करंट फ्लो कर रहा था, 0 से 1 एम्पीयर हो गया, और 1 एम्पीयर होने के बाद और तो नहीं बढ़ रहा था, तो उसमें कंटिन्यूसली कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पीयर, इजंट इट। अब जैसे स्विच को आपने ऑफ करा, मतलब और सर्किट को आपने ओपन करा, तो उसमें जो करंट 1 एम्पीयर था वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या वो 1 से डायरेक्ट 0 होगा, नहीं, वो कैसा होगा, धीरे धीरे कम, isn't it? तो वो जब धीरे धीरे हो रहा था तब वो धीरे धीरे के दौरान क्या हो रहा होगा, करंट भी क्या कर रहा होगा, वैरी कर रहा होगा। अंडरस्टूड। अब इसको समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सॉलिनॉइड में हम लोगों ने जो पढ़ा कि जब उस पे करंट फ्लो कर रहा होगा उस दौरान मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होगा, ठीक है। अब ये चेंजेस तब तक हो रहा होगा जब तक पूरी तरीके से 1 एम्पीयर नहीं हो गया होगा, या फिर 1 एम्पीयर से पूरी तरीके से 0 नहीं हुआ होगा, तब तक उसका करंट वैरी कर रहा था, तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वजह से बनता है, करंट की वजह से, वो भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और उस चेंज की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा। अंडरस्टूड। एक और तरीका है कि अगर ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो इस सेकेंडरी कॉइल को हम दूर रखेंगे और इसको एज इट इज 1 एम्पीयर देख के रखेंगे। मींस ये वैरी नहीं कर रहा है, क्या वैरी नहीं कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको हम क्लोज ले आएंगे, यहां से इसके तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे जो लिंक हो रहा है, मान लेते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, कम, यहाँ पे ले आएंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज गेटिंग लिंक्ड विद द कॉइल, ये कॉइल है, कॉइल से लिंक होने वाले जितने मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस चेंज की वजह से इस पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट, इंडक्शन। So what we have got one thing, that wherever there is a relative motion between a coil and a magnet, a current is induced, and that current is known as what, induced current. Understood? तो अब इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि अगर आप एक कॉइल लेकर आते हैं, ठीक है, जिसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा के रखते हैं और उसके अराउंड एक बार मैग्नेट ला के रखते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, टच होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चेंज करेगा। बिकॉज़ यहाँ पे 2 चेंज कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ पे 3 टच करेगा, यहाँ पे 4 टच करेगा, देयर इज चेंज, ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इधर जैसे ही आएगा तो करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड the coil, then the current is produced in the opposite direction. अब जैसे ही इसको अंदर ले आके यहाँ पे रख देंगे तो इस पे होने वाला जो करंट का चेंजेस होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो लिंक कर रहा है कॉइल के साथ, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये करंट का डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नहीं ना। अंडरस्टूड। अब जैसे ही आप इसको वापस इधर बाहर की ओर खींचेंगे, तब फिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद जो कॉइल हो रहा है वो क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। वो चेंज करेगा तो करंट का डिफ्लेक्शन फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज़ आप इधर बाहर निकालो तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड। So once again the definition that what we have got for electromagnetic induction is what, whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, a current is induced, and that current is known as what, electromagnetic induction. Understood? Whenever the coil is inserted in the right hand side direction, then the deflection of the galvanometer will be the opposite to the magnet.
when the magnet is inserted and remain constant inside the coil, then there is no deflection at all in the galvanometer. And when the magnet is pulled out of the coil, then the deflection will again get opposite into the that very direction. Understood? तो ये हमारे माइकल फैराडे साहब ने किया। एक्चुअली ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट में जो आप लोगों ने सीखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो माइकल फैराडे ने सोचा क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये वही उन्होंने सोचा। तो उन्होंने जो पाया वो ये पाया कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के वजह से या फिर वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी बन सकती है। अंडरस्टूड? उन्होंने 6 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था इसमें, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तब उन्होंने क्या किया था कि मैग्नेट को उन्होंने फेंक दिया था। और कहाँ फेंका था? कॉइल के अंदर फेंका था। तो जब कॉइल के अंदर फेंका तो उनके बीच में क्या हुआ? रिलेटिव मोशन हुआ, और इसकी वजह से उन्होंने एक बल्ब ग्लो करते हुए देखा, डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर। उनका एक्सपेरिमेंट लास्टली सफल हुआ। अंडरस्टूड? सो फ्रॉम देयर फिर उन्होंने सब चीजों को सिस्टमेटिकली अरेंज करना शुरू किया, और फिर उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताना शुरू किया। अंडरस्टूड? तो ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी चैप्टर, दैट इज व्हाट? एसी जनरेटर। ओके, AC generator. Generator is a device which is used to convert the mechanical energy into the electrical energy. Because अभी आप लोगों ने देखा कि varying magnetic field से क्या बन सकता है? Electrical energy। मतलब जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होने वाला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके, so it is a device. It is a device which is used to convert mechanical energy into the principle which is used is the electromagnetic induction. Principle क्या क्या यूज हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है उससे भी लिख लेते हैं। Whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, a current is induced. A current is induced. That is induced current. And the phenomena is known as what? Electromagnetic induction. Clear है? So that was Faraday's laws of electromagnetic induction. Faraday's laws of electromagnetic induction में उन्होंने ये बताया था that if you will keep two magnets naming north and south pole, then the magnetic field will be quite like this from north to south, isn't it? When you will put a straight current carrying conductor in between the two magnetic fields
in between the two magnets, it will experience a force into it. Okay, which was later being said by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. That when you will stretch your finger in such a way that the thumb along with the forefinger, the index finger should be 90 degrees to each other like this. This is right handed. This is your thumb indicating the force, that is the motion of that very conductor. That is the magnetic field which is perpendicular to the your thumb, and this forefinger will be perpendicular to the current carrying conductor. Sorry, to the current flowing forward. Okay, all three should be perpendicular to each other. Here he has found out that this is the magnetic field, this is the current carrying conductor in this direction, then the force will be in the upward direction. Clear? ये उन्होंने फ्लेमिंग्स ने इसे लेटर ऑन अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक मीनिंग दे दी, एक रूल दे दिया, अंडरस्टूड, बट इट वाज बीइंग सेड बाय फैराडे, माइकल फैराडे. ओके, सो उन्हीं की बेसिस पे हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं वो क्या है, एसी जनरेटर. ओके, सो लेट्स कीप दैट. हैव यू रिटन दिस? इफ यू हैवंट, देन पॉज द वीडियो and note it. Just like the motor, we are going to draw it. Okay. Working आपको खुद से लिखना होगा, ठीक है. This is North Pole. Right around. This is South. Here. These are the magnetic fields emerging out from the North Pole. Here is a loop from where the current will flow from A to B, from A, let's name it as A, B, C, D. Okay, in this direction it will go. Take it as blue so that you can identify it easily, and let me do that in the green one so that you can understand it easily. Okay, here दिख रहा है आपको? Now, as it is totally based on the electromagnetic induction of Faraday's law, okay, means that you have put a conductor which is totally wrapped with a copper wire, insulated copper wire, in between the two magnets where the magnetic fields in this direction. Okay, then you have to use what? Right hand thumb rule. Sorry, Fleming's right hand rule, where the current is in this direction. Sorry, the magnetic field is in this direction. You can see, isn't it? The current is in this direction. Then the motion would be in the upward direction. So किधर होगा? Upward direction, and this will go probably in the downward direction. Isn't it? ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है. Now आपको पता है कि you have to use the carbon brushes along with the slip rings. यहाँ पे जो यूज करना है आपको, वो आपको slip rings का यूज करना पड़ेगा. You have to use the slip rings. It is also commutator C1 C2. Okay, and it will be get tapped by carbon brushes. Carbon brushes को क्या करेंगे? टैप करेंगे, ब्रश करेंगे, आपको पता है, ताकि वो एंटैंगल्ड ना हो जाए. और फिर आप चाहेंगे यहाँ बल्ब लगाएं या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दें. बेटर है गैल्वेनोमीटर लगाएं तो आपको करंट का डिफ्लेक्शन पता चलेगा. Clear? This is the diagram. Here due to the force which is being experienced in between the magnetic field, the AB side armature of the coil will go upward and the CD will go downward. Okay, when it
experiences the force in the upward direction, the CD will go in the downward direction and it comes in this position. वो मान लीजिए ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, this is AB, this is CD, then this AB will go upward and CD will come down. इस पोजीशन पे आने के बाद क्या होता है कि इसका कनेक्शन टूट जाता है, इट गोज अप, ये ऊपर आएगा, याद रहे इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होता, इसका कनेक्शन इसके साथ होता है और इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये ऊपर आता है तो इसका कनेक्शन टूट जाने की वजह से या फिर ये परपेंडिकुलर पोजीशन पे आने के बाद आपको पता है कि ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स अब लगने वाला है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? जब ये फोर्स नहीं लगेगा, इन दैट केस उसका मूवमेंट बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो मूवमेंट बंद नहीं होता है ड्यू टू व्हाट? इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। Due to inertia of motion. Inertia of motion क्या बोलते हैं? Every body wants to be in the position of motion only until unless an external force is being applied into it. तो ये half rotation में आता है, तो half rotation is due to the Fleming's right hand rule, ठीक है। लेकिन ये हाफ रोटेशन बाकी का कंप्लीट करता है किसके वजह से? इनर्शिया मोशन की वजह से ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर जाता है और फिर से इस पोजीशन पे आ जाता है और फिर से उस पे वो इफेक्ट आना शुरू होता है एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, इट कीप्स ऑन मूविंग। करंट एक बार इधर ए बी सी डी जाता है और करंट एक बार डी सी बी ए में आता है। याद रहे करंट इधर से जाने के बाद यहाँ पे आके आता है, एक बार करंट इधर से आएगा तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और करंट अगर इस डायरेक्शन से आएगा तो उसका डिफ्लेक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप एक बार लगा के रखेंगे तो वो 2 दफा फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे इसका नाम एसी रखा था। जहाँ पे करंट रिवर्स होता है वहाँ पे एसी जनरेटर होता है और कहीं पे यू विल सी डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज नहीं होंगे, याद रहे इसका नाम क्या है? स्लिप रिंग्स और फुल रिंग्स इसका नाम होता है। क्या नाम है इसका? फुल रिंग्स कम्यूटेटर्स। डीसी मोटर में आप लोगों ने पढ़ा था दैट स्प्लिट रिंग्स यूज किया। तो सिमिलरली डीसी जनरेटर के लिए भी आप लोग क्या यूज करने वाले हैं? स्प्लिट रिंग्स या हाफ रिंग्स। यहाँ पे फुल रिंग्स हो रहा है बिकॉज यहाँ पे एसी करंट एक बार इधर से जा रहा है, एक बार करंट इधर से आ रहा है। Understood? The current is getting reversed with the help of the slip rings, full rings or the commutator C1 and C2. B1, B2 carbon brushes का काम क्या है? For tapping the current only. Clear? Are you getting the things? Once again, यहाँ पे क्या हो रहा है? What is going over here? According to the book, let me read so that you can understand it well. Here, the working of let us suppose that the armature ABCD is rotating anti-clockwise so that arm AD moves inwards and BC moves outwards. Applying the Fleming's right hand rule, we find that the induced current in the armature as shown in the diagram, ठीक है, after the armature has turned 180 degree, it occupies the position with the armature rotating in the same direction. BC moves inwards and AD moves outwards. Again applying Fleming's right hand rule, right hand rule, we find that the induced current in the external circuit वही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मैग्नेटिक जो इंड्यूस करंट यहाँ पे हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड को कैसे बढ़ा सकते हैं? सिमिलरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, टर्न्स का जो नंबर मतलब जो उस कॉइल का आर्मेचर कॉइल है उस पे जो इंसुलेटेड कॉइल है उस पे नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो उसके स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकते हैं? आप बढ़ा सकते हैं। आर्मेचर को एरिया को अगर आप बढ़ा देंगे तब भी उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकता है, या फिर आप उसके मैग्नेट को स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर उसके आरपीएम को बढ़ाइए रनिंग पर मिनट को, तो इंक्रीजिंग द रोटेशन, इंक्रीजिंग द रोटेशन। तो इंक्रीजिंग द रोटेशन मींस आपको इसका स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। अंडरस्टूड? देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज डीसी करंट, you will get current DC and AC current like this.
AC करंट जो आफ्टर एवरी रोटेशन को अपने डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, याद रहे इंडिया में इसका फ्रीक्वेंसी होता है 100 हर्ट्ज। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज, मींस इसके कितने साइकिल्स होते हैं, 50 साइकिल्स। has 50 cycles, means how many times it will go, 50 times। क्लियर है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज। इट्स इन इंडिया। तो ये आफ्टर एवरी साइनसॉइडल रोटेशन यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज करेगा, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से हम लोग क्लास 12 में बताते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि वी ऑलवेज यूज एसी करंट इन आवर हाउस होल्ड एप्लायंसेस। हम अपने घर पे हमेशा एसी करंट को ही यूज करते हैं। ठीक है, नॉट द पीसी करंट। ओके, so I hope you have understood that what is AC generator. Here it is totally based on the Faraday's laws of electromagnetic induction. Okay, so that's it for today. Thank you.